हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th इकोनॉमिक्स का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 23-24 सेशन का ये आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की है। तो जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। 15 फरवरी का जो एग्ज़ाम था, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो मैंने क्वेश्चन पेपर भी इसमें डाला हुआ है एंड उसका डिटेल सोल्यूशन भी डाला हुआ है। इसके अलावा ये शॉर्ट आंसर्स है, मतलब आंसर की से भी आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। एंड कमेंट करके बताइए एग्ज़ाम कैसा गया आपका। तो ये हिंदी मीडियम की आंसर की है, तो ये आप अपने आंसर्स तो चेक कर ही सकते हैं इससे, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी होंगे। बाकी डिटेल सोल्यूशन इंग्लिश मीडियम में सॉल्व है, तो आप चेक कर लेना। तो ये ऑफिशियल आंसर की है, अपने आंसर्स आप चेक कर सकते हैं इसकी हेल्प से, जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है या फिर जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो भी इससे पढ़ सकते हैं आंसर्स। क्वेश्चन पेपर भी मैंने डाल रखा है इससे, प्रीवियस वीडियोस पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लेलिस्ट वीडियोस को भी चेक कर लेना आप। ये इसका मीन वाला क्वेश्चन था। इसका मीन 31.67 किस किस बच्चे का आया, ये आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। तोरण या ऑगिव जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से बनाए जाते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक लेस देन एक मोर देन। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम अपर लिमिट ली जाती है और यहाँ लोअर लिमिट ली जाती है। क्वेश्चनेयर आदर्श प्रश्नावली के अंदर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो ये आपको याद है। क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, बायस फ्री होने चाहिए, काउंटिंग वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, है ना। ये आपका रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर देखो, आपको पता ही होगा, पहले इसको रैंक दो, फिर इस वाले को रैंक दो, फिर दोनों रैंक देके डिफरेंस निकालो, फिर डी स्क्वायर निकालो। उसके बाद डी स्क्वायर का टोटल इतना आना था। फिर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रैंक है ना कुछ रिपीटेड आई है, ये वाली रैंक रिपीटेड आई है, तो 7.57 इसको 3.5 जो रिपीटेड रैंक होती है उन्हें पहले, मान लो ये फोर्थ नंबर पे आई, ये फिफ्थ नंबर पे, या ये थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे, तो इनका प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, तो इनको 3.5 रैंक मिल जाएगी। उससे नेक्स्ट वाले को 4 नहीं मिलेगी, 5 मिलती है। और फिर जब दो, मान लो ये 3.5 कितनी बार आया है, ये 2 बार रिपीट हुआ है ना 56, तो यानी जो जब रिपीटिशन वाले होते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तब यहाँ पे 1/12 के साथ m1³ माइनस m1 और दूसरे वाले का m2³ माइनस m2 आ जाता है। यानी कितनी बार रिपीटिशन हुआ है, पहले वाले में 2 बार, तो m1 आपका 2 है, इस फॉर्मूले में रख देना। और दूसरी वाले में भी 2 बार रिपीटिशन हुई, 3 बार हुई है शायद, देख लेना। यहाँ पे रिपीटिशन 3 बार हुई है, रैंक 2 पे रिपीटिशन आपकी 3 जगह पे हुई है। कौन से रिपीटेड हुए बार बार, 75 3 बार रिपीट हुआ है देखो, तो इसलिए 75 की रैंक जो भी नंबर पे आया होगा उसको तीन तीन से डिवाइड किया होगा ना आपने, तो वहाँ पे m2 जो है वो 3 रखना पड़ेगा आपको, जितनी बार रिपीटिशन हुई है उसके हिसाब से m1 और m2 रखना है। तो ये इस फॉर्मूले में रख के आपको फिर सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आपका 0.47 आया होगा, चेक करना अपना, कमेंट करके आंसर भी बताना यही आया कि। CPI और WPI में डिफरेंस बताना था। CPI जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो रिटेल प्राइसेस पे होता है, जबकि जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो होलसेल प्राइसेस पे होता है। ठीक है, ये परचेजिंग पावर मेजर करता है CPI। WPI जो होता है इन्फ्लेशन को, रेट को मेजर करता है। तो डिफरेंस आना चाहिए आपको इसका। बाकी आधार वर्ष में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नॉर्मल ईयर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए आधार करंट ईयर और बेस ईयर में, है ना। ये आपका क्वेश्चन लेस्प्रे वाला मेथड था, तो ये इसका टोटल ये आएगा, इसका टोटल ये आएगा। बाकी लेस्प्रे का फॉर्मूला तो सबको आता ही है। जिनका लेस्प्रे आया अगली बार क्या पता अगलों का पास 6 आ जाए, तो वहाँ पे Q0 की जगह यहाँ पे Q1 लिखना होता है। इसका आंसर 129.84 है। कमेंट करके बताइए आंसर आया कि नहीं आया। इस सेक्शन बी के आंसर्स है। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल में नए हैं तो। डिटेल सोल्यूशन की वीडियो भी बन चुकी है, वो चेक कर लीजिएगा। ये आपका MOC निकालना है, MRT जिसे कहते हैं। लॉस को ऊपर रखना है, गेन को नीचे रखना होता है। तो ये इंक्रीजिंग आया तो ये
पीपीसी की जो शेप आएगी ना, जब ये इंक्रीज होता है सीमांत अवसर लागत अगर बढ़ रही है तो पीपीसी जो कर्व होगा वो आपका कॉनकेव होगा, अवतल होगा। बजट रेखा, बजट लाइन को जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट होती है वो, अगर जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और जिनका हो गया वो अपने आंसर चेक कर लेना और कमेंट करके बताइए कैसे गए आपके क्वेश्चंस के आंसर। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर भी मैंने डाला हुआ है, उसको चेक कर लेना। इलास्टिसिटी कितनी आई है, -0.8। किस किस की आई है कमेंट ज़रूर कीजिए। इक्विलिब्रियम प्राइस, साम्य कीमत, जिसमें बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर हो, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर हो। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ना, मोनोपोली भी आ सकता है। सप्लाई में जो शिफ्ट आते हैं वो किस कारण से आते हैं, जब अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो सप्लाई में शिफ्ट आते हैं, बट प्राइजेस सेम रहते हैं बट अदर फैक्टर चेंज होते हैं। जैसे कि आपकी फैक्टर प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ जाए, चेंज हो जाए, या फिर प्रोड्यूसर्स के नंबर बढ़ जाए, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, तो उसके कारण शिफ्ट आते हैं, है ना। बाकी ये MU वाला फॉर्मूला, ये वाला जो डबल कमोडिटी पे लगता है वो लगाना है आपको। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है। तो आंसर अपने चेक कर लीजिए, हिंदी मीडियम वाले तो कर ही लीजिए, एंड इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, क्वेश्चन पेपर भी डाल रखा है। MCABC में रिलेशन आ सकता है आपका। तो ये सब आंसर्स अपने, ये ऑफिशियल आंसर की है, चेक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा गया एग्ज़ाम। जिनका नहीं हुआ है वो उसमें से पढ़िए। एंड डिटेल सोल्यूशन की वीडियो भी बन चुकी है, क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी बन चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी, अदरवाइज़ प्लेलिस्ट सेक्शन पे ज़रूर चेक कर लेना। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।